हेडिंग डालना है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, चैप्टर का नाम भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही डाला था हमने, लेकिन अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। अभी तक हमारा टारगेट था कि पीरियोडिक टेबल बनाने की नीड क्या है, पीरियोडिक टेबल कौन कौन से हैं और किस चीज पर बेस्ड है। अभी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि इस टर्म का मीनिंग क्या है। बेटा पीरियोडिक वर्ड का मतलब क्या होता है शौर्य? पीरियोडिक वर्ड का मीनिंग पूछा मैंने, केमिस्ट्री का मीनिंग थोड़ा पूछा मैंने। पीरियोडिकल्स किसे कहते हैं? हाँ जी, पीरियोडिकल्स किसे कहते हैं? पीरियड मतलब टाइम के बाद जो चीज रिपीट होती है। पीरियोडिक मतलब समथिंग विच रिपीट आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल, दैट इज सेड टू बी पीरियोडिक, राइट? We usually use term periodicals for magazines which are either weekly, fortnightly, monthly or quarterly. जब हम ये नाम बोलते हैं इसका मतलब दे विल रिपीट आफ्टर 7 days, they will repeat after 15 days, they will repeat after a month. So periodical means those magazines which repeat after a definite interval of time, right? इसी तरह पीरियोडिक वर्ड का मीनिंग है वो प्रॉपर्टी जो एक डेफिनेट एटॉमिक नंबर गैप के बाद रिपीटिशन शो करती है, कुछ सिमिलैरिटीज शो करती हैं, उन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। देखिए, दीज प्रॉपर्टीज शो सर्टेन सिमिलैरिटीज, these properties show certain similarities, certain indicates these properties show similarities after fixed interval of atomic number, fixed interval of atomic number, and these numbers are known as magic numbers. These numbers are known as magic numbers. थोड़ा पीरियोडिक प्रॉपर्टी वर्ड का मीनिंग है कि जो प्रॉपर्टी एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट हम बना पाते हैं, उसको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी वर्ड यूज करते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में वही चीजें आएंगी जिनका एक डेफिनेट लैप्स होगा, जो एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद रिपीट होगी। दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज पीरियोडिक। पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, रेडियस हाँ जी, कौन डिफाइन करेगा एटॉमिक रेडियस की कैसे कर सकते हैं? क्या होता है एटॉमिक रेडियस? तो एटॉमिक रेडियस का मतलब हो गया कि हमारे पास सेंटर ऑफ एटम से आउटर मोस्ट के बीच का डिस्टेंस, राइट? अगर मैं एटम को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये बोहर मॉडल है या श्रोडिंगर है? अब हमारे पास श्रोडिंगर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं?
इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इवन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस नियरली जीरो होती है, पर जीरो नहीं होती, राइट। एटॉमिक रेडियस को हम जब डिफाइन करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं ऑर्बिटल में पाया जाता है। और ऑर्बिटल को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा इट इज द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज 90 to 95%। तो जब यहाँ पर कोई चीज है ही नहीं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रेडियस कैसे निकालें? रेडियस निकालने के लिए आउटर पेरिफेरी पता होनी जरूरी है। तो एटॉमिक रेडियस कभी भी किसी आइसोलेटेड एटम का निकाला नहीं जाता। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट atomic radius for isolated atom as we cannot define outermost space। तो हमें लिमिट लगानी पड़ती है एटम पर ताकि हम उस स्पेस को कैलकुलेट कर पाए, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस from center of the nucleus to the outermost shell distribution in an atom, distribution of electron in an atom, distribution of electron in an atom is explained by wave mechanical model, which means probability of finding electron cannot be zero even at infinite distance, so we cannot calculate atomic radius of an isolated atom. Atomic radius is calculated as average of following, तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस एक आइसोलेटेड एटम का कैलकुलेट नहीं होता। तो एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने का तरीका है कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस की एवरेज, राइट। तो एटॉमिक रेडियस फॉर एनी आइसोलेटेड एटम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो अभी जो आपने 4-5 लाइन लिखी है, यहाँ से कौन सी चीज आपने कैरी करनी है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? मोस्ट ऑफनली ये क्वेश्चन या तो सर्शन रीजन में आता है या कंसेप्चुअल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज 1.25 पिकोमीटर। ये स्टेटमेंट लिखी आ गई तो वो गलत हो गई, क्योंकि आइसोलेटेड एटम का एटॉमिक रेडियस हमें पता ही। एटॉमिक रेडियस जो पूरे के पूरे बुक्स में दिया होता है वो एवरेज रेडियस होता है, जो इनमें से किसी दो से निकाला जाता है। अगर किसी एलिमेंट में तीनों पता होंगे
तो तीनों की एवरेज होगा, लेकिन जनरली किन्हीं दो को लेकर उसके एवरेज से एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट, राइट। अकेला कर दिया हमने एटम को अकेला कैलकुलेट करने की कोशिश की, पर अकेले में एटम में आउटर मोस्ट पेरिफेरी डिफाइन नहीं हो सकती, इसलिए एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल। कोवेलेंट रेडियस, it is the property of non-metals, it is the property of non-metals as they have ability to form, as they have ability to form covalent bonds with each other. Covalent radius can be defined as, covalent radius can be defined as half of the internuclear distance, half of the internuclear distance when atoms are bonded together, half of the internuclear distance when atoms are bonded together by a single covalent bond, by a single covalent bond. Half of the internuclear distance when atoms are bonded together by a single covalent bond. तो कोवेलेंट रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोवेलेंट रेडियस हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है जब कोई दो एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड किस चीज की प्रॉपर्टी है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, इसलिए कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। रेडियस चाहे वंडरवॉल है, कोवेलेंट है, मेटेलिक है, इन तीनों में कॉमन स्टेटमेंट रहेगी हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्योंकि मैं एटम को लिमिट कब लगा पाऊंगा? जब मैं बॉन्ड बना पाऊंगा। बॉन्ड बनाऊंगा तो दो एटम के बीच के सेंटर्स लूंगा, तो सभी में हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। लेकिन एडिशनल वर्ड क्या होगा? कौन सी सिचुएशन से लिया है? तो यहाँ पर एडिशनल वर्ड क्या है? व्हेन दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले रहे हैं, तो अगर मैं हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कह रहा हूं तो वो डिस्टेंस लगभग इस पोजीशन पर आएगा। ये दोनों सर्कल्स की आउटर सरकमफ्रेंस से छोटा है। अगर मैं इस एटम को ले रहा हूं तो यहां तक आना चाहिए था, यहां तक आया। इसको ले रहा हूं तो यहां तक आना चाहिए था, यहां तक आया। इसका मतलब कोवेलेंट रेडियस एक्चुअल एटॉमिक रेडियस से छोटा होता है, और वो डिस्टेंस कितना डेविएट किया है वो डिपेंड करता है ये एरिया ऑफ ओवरलैप कितना होगा। ये एरिया ऑफ ओवरलैप इंक्रीज हो जाता है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं।
इसलिए हमें सिंगल बॉन्ड चाहिए. So in order to calculate covalent radius, we require internuclear distance when two atoms are bonded by single covalent bond. लिखिए आगे. हाँ जी बोलिए. Covalent bond will be discussed in a bonding chapter. Right? आप जब तक बॉन्डिंग पर पहुंचेंगे वही समझा पाऊंगा, अभी समझाऊंगा. अभी सिर्फ ये बोल सकता हूँ सिंगल बॉन्ड का मतलब दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का दो बॉन्ड. बॉन्ड क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. राइट? कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, बॉन्डिंग. राइट? अगर आप बीच में कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को डिस्टर्ब करेंगे. राइट? अगर मैं बात करूं एक रिएक्शन की, आपने पूछा क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा समझाता हूं कि केमिस्ट्री की ये मजबूरी बोलिए, एडवांटेज बोलिए, आपके क्वेश्चंस के जवाब में बीच में नहीं दे सकता अगर आप किसी और चैप्टर से क्वेश्चन पूछे. एक सिंपल इक्वेशन है, सबको पता है, N2 + 3 हाइड्रोजन गिव राइज टू 2N. अब इस एक रिएक्शन में N2 और हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं. सिंगल है, डबल है या नहीं, इनके बीच में जो बॉन्ड बना है उसे बॉन्डिंग कहते हैं. ये किस मोलर रेशियो में कंबाइन करेंगे उसे मोल कंसेप्ट कहते हैं. ये बॉन्ड बनाने के बाद जो कंपाउंड बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं. जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें हीट रिलीज होती है, उसकी स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं. ये किस टेम्परेचर प्रेशर पर होंगे और टेम्परेचर कितना जनरेट होगा उसे स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं. ये रिएक्शन किस कंडीशन पे जाके रुक जाएगा, और अगर मुझे उस कंडीशन को डिस्टर्ब करना हो तो मैं बाहर से क्या कंडीशंस इंपोज करूं, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं. इस रिएक्शन के होने की वजह क्या है, वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0 0 -3 + 1. उसे नेक्स्ट बुक, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. अब इस एक रिएक्शन को अगर लॉजिकली मुझे टोटल डिटेल समझानी है तो मुझे आपकी बुक के 8 चैप्टर समझाने हैं. राइट? अब मैं ये रिएक्शन को लिखूंगा तो मैं हर चैप्टर में इसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा. राइट? तो कोवेलेंट रेडियस में आप मुझसे ये पूछेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, मैं नंबर में समझाऊंगा. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है मैं समझाऊंगा तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे, नोट्स आपके खराब हो जाएंगे. राइट? तो बीच में जो चैप्टर में बाकियों में आनी है वो नहीं समझाई. राइट? तो हम जब भी एक रिएक्शन, 11th इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th में आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री करवाया जाता है. राइट? अब इस एक रिएक्शन को हर इंडस्ट्री यूज कर रही है. ये रिएक्शन सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हेबर प्रोसेस, और इसके बेसिस पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंटरडिपेंडेंट. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन इंडस्ट्री डिपेंडेंट है. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे है, और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको अपने वर्क को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए 8 चैप्टर की नॉलेज चाहिए. राइट? बिना उन 8 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के मैं इस रिएक्शन को विद 100% रीजनिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता. राइट? इसलिए +1 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी विजन को ब्रॉडन करेगी केमिस्ट्री कैसे होगी. +2 के हर चैप्टर में केमिस्ट्री के 4 या 5 चैप्टर लग रहे हैं +1 के. तो +1 के 4 या 5 चैप्टर मिलकर +2 का एक चैप्टर बना. तो जिसकी +1 रीजनिंग वाली नहीं है, जिसने +1 में हार्डवर्क नहीं किया, जो यही सोचता रहा पढ़ लेंगे कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, लेजीनेस छोड़ी नहीं, वो +2 में जाकर रोने लग जाता है, वो डर जाता है, फिर वो सिर्फ क्रैमिंग करता है, रट्टा मारता है, और वो सोचता है मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस था, 10वीं में मैंने लास्ट के 15 दिन में रट्टा मार के 90 दे दिए थे, +2 में भी ले लूंगा. +2 में 60 से 61 भी नहीं होंगे रट्टा मार के. राइट? हम इस सिटी में बैठे हैं जो स्टडी हब है, इसलिए हमें अखबार में बहुत सारी फोटोएं दिख रही होती है 90 वाली. आप जानते हैं कितने 11th-12th के स्कूल है हमारी ट्राई सिटी में? 87 स्कूल हैं, और हर स्कूल में कम से कम 4 से 5 तो टॉपर होंगे. तो 87 × 5 कीजिए. राइट? उतनी फोटोएं अगर अखबार में आएंगी
तो अखबार भरेगा ना। तो हम सोचते शायद 90+ लेना ऐसी मजाक है, सारों की तो आ रही अखबार में रोज ही फोटो आ रही, राइट। लेकिन वो 87 स्कूलों की मिलाकर फोटोएं हैं, राइट। तो अगर वहां पर वो कोई भी फोटो उसकी तो नहीं लगाएगा ना जिसमें 60% ही होंगे, राइट। तो उसका दुख दर्द हम तक कैसे पहुंचेगा, राइट। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, अगर मैं यहाँ एलुमनी टॉक के लिए बुलाऊंगा तो किसको बुलाऊंगा, तो आईआईटी में सिलेक्ट हुआ होगा, पैक में गया होगा, मेडिकल कॉलेज में गया होगा, उसको बुलाऊंगा जिसके 50 आए होंगे। उसको मैं बुलाकर बोलूंगा कि इनको बता कि तूने क्या बेवकूफियां की थी जिस वजह से तू 50 में आया। ना मैं उसको बोल पाऊंगा, ना वो तुम्हें फेस कर पाएगा, ना वो तुम्हें बता पाएगा। लेकिन हर इंस्टीट्यूट में 2, 4, 5% ऐसे बच्चे होते ही हैं। टीचर ने उनको पढ़ाने में कमी नहीं की होती, उनकी अपनी अंदर से डिजायर की कमी होती है, अपने अंदर से लेबर की कमी होती है। वो बच्चा शॉर्टकट्स में रह जाता है, इसलिए गड़बड़, राइट। तो अगर मैंने एक सिलेबस पढ़ाना है, एक टॉपिक पढ़ाना है, तो मुझे एक सीक्वेंस में करवाऊंगा। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है पूछिए, और अगर मैं कह दूं कि ये अगले चैप्टर में होगा तो प्लीज उस वक्त साथ हो जाइए कि वो अगले चैप्टर में ही होगा, उसकी रीजनिंग में वहीं दे पाऊंगा, राइट। तो अभी हमारा फोकस कोवेलेंट रेडियस पर है। कोवेलेंट रेडियस बाय डेफिनेशन है कि जब दो एटम ओवरलैप करेंगे तो उनके बीच के डिस्टेंसेस का आधा, दैट इज कोवेलेंट। अब मैंने कहा इस रेडियस के छोटे होने का कारण ये एरिया ऑफ ओवरलैप है जो कॉमन स्पेस है। मैंने साथ साथ कहा कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ये एरिया बढ़ जाएगा जिसके कारण रेडियस छोटा हो जाएगा। तो हम इस चैप्टर में इतना ही समझ सकते हैं, डबल बॉन्ड की वजह से छोटा क्यों होगा हम वो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो कंसिडरेशन अगले चैप्टर में। क्लियर हो गया। तो हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उसकी वजह से एरिया ऑफ ओवरलैप जो है वो इंक्रीज होगा, तो रेडियस से डेविएशन जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। अब मैं कोवेलेंट रेडियस स्टडी करना चाहता हूं हाइड्रोजन का, बहुत आसान काम है, नेचर में हाइड्रोजन एग्जिस्ट भी H2 करती है और उसके बीच में सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। मैं कोवेलेंट रेडियस स्टडी करना चाहता हूं क्लोरीन का, तो क्लोरीन में कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, सिंगल बॉन्ड ही होता है, बहुत कन्वीनियंट है। मैं कोवेलेंट रेडियस स्टडी करना चाहता हूं ऑक्सीजन का, अब मैं कंफ्यूज हूं क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन O2 है और O2 में डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड नहीं होता। इसलिए मुझे कोई ऐसा सिंपल मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीजन के पास ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। तो मैंने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले लिया जहां से ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड जनरेट होगा। तो कोवेलेंट रेडियस मैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल से भी निकाल सकता हूं और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरा कंसर्न दो सिमिलर एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से है। अब मैं नाइट्रोजन का रेडियस निकालना चाहता हूं। नाइट्रोजन नेचर में N2 है, लेकिन N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो सुटेबल नहीं है। तो मैंने नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लिया हाइड्राजीन, और हाइड्राजीन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड था, तो मैंने वहां से रेडियस निकाला। तो मुझे कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए एक ऐसा मॉलिक्यूल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज A/2, रेडियस ऑफ क्लोरीन इज B/2, radius of oxygen is C/2, likewise radius of nitrogen is D/2। तो जब मैं रेडियस निकाल रहा हूं तो मैं रेडियस के लिए एक ऐसा मॉलिक्यूल सिलेक्ट करूंगा जिस मॉलिक्यूल के पास मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी, तभी जाकर मैं कोवेलेंट रेडियस ले सकता हूं। तो यहां से जो टॉपिक आपने आगे कैरी करना है अपने लिए, कोवेलेंट रेडियस इज यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स। It is calculated from a molecule where there is a single bond between the two atoms. It is not necessary that these atoms are same element atoms. They can be different. तो अलग अलग से कहीं से एवरेज लेके निकाल लें, लेकिन हमारी प्रेफरेंस है वो मॉलिक्यूल्स जहां पे सेम एटम के बीच में रेडियस है,
तो डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम आए, तो एग्जैक्टली वैल्यू हाफ मैं कर पाऊंगा जब एटम सेम एलिमेंट के हैं। तो अगर कोई एलिमेंट नेचर में सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे वो कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसमें वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता, उसमें मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी हो। तो हमारे पास जब मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए तो हम प्रेफरेंशियली हाइड्रोजन के कंपाउंड्स लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन किसी एटम की नेचर को लार्जली अफेक्ट नहीं करता। इसलिए हमने ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया और नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को लेंगे बेटा, तो वो दो डिफरेंट एलिमेंट। नहीं, मैंने कहा ये जो मैंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेना सिंगल बॉन्ड है, और ये किस मॉलिक्यूल में से लूंगा, इस मॉलिक्यूल से लूंगा, इससे नहीं, राइट। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ही लिया है बेटा। अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखता तो मैं ओ डबल बॉन्ड ओ ऐसे लिखता, मैंने सिंगल बॉन्ड लिखा है, इसका मतलब मुझे सिंगल बॉन्ड ही चाहिए। और क्वेश्चन राइज हुआ कि ये नेचर में एज इट इज है, ये नेचर में एज इट इज नहीं है, तो इसके लिए मैंने कौन सा मॉलिक्यूल ढूंढा, वो ये मॉलिक्यूल। मैंने कॉन्फ़िगरेशन और किसको कहा था लिख के लाने के लिए, ठीक है, याद हो गई। आंसर भी क्लियर है, कॉन्फ़िगरेशन याद होगी, 2s2 फिजिक्स। ऐसे बोली थी तुझे करने को, और तू क्या करके आया। ये बोला था सीक्वेंस में चलना है एटॉमिक नंबर, राइट, 18 19 20 21, पता नहीं कहाँ कहाँ से लिख के ले आया। बेटा क्रोमियम में एक सेक्शन आएगी ना, 3d5 4s1, राइट, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ना इधर से इधर, ताकि वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी दे सके, राइट। हाँ जी, कोई बात नहीं, हमें दोनों ही तैयार करने थे, ठीक किया आपने। मेरा उसका पर्पज ये था कि आप लोगों को 2s2 3s2 ये याद नहीं हो रहा है, तो जब आपने 25-30 लिख लिए, अब वो जुबान पे चढ़ जाएंगे कि 1s 2s 2p 3s 3p आता है। जो मैंने सर्कल किए हैं वो आपकी गलती नहीं है, और आप वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए आपको पता नहीं। गुड, हाँ जी, लिख लिया साहब ने, फटाफट करिए। किस मिनट, अच्छा, ये आपने बुक से देखे होंगे ना, ये एक्सेप्शन है बेटा। ये ना वो वही वाली 5s1 3d10 ना, तो फुली फिल्ड स्टेबिलिटी के लिए अभी नहीं करना कुछ भी, वो फिर उलझा देंगे आपको, उसमें मत जाओगी, ठीक है। ये कौन से एलिमेंट लिए हैं, एटॉमिक नंबर से कुछ गड़बड़ लग रही है। टियट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, ये आया टाइटेनियम का भाई, ये आया टाइटेनियम, ये आया वेनेडियम, ये आया क्रोमियम, यहाँ गड़बड़ आई, टेक्नीशियम आना था यहाँ 43, ये सारे गड़बड़ हो गए, ठीक है, ठीक है। और किस बोला था, है
हाँ जी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का हम निकाल सकते हैं, लेकिन उनके रेडियस में जो डेविएशन आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी। हम कह रहे हैं हमारा टारगेट कोवलेंट रेडियस निकालना नहीं, कोवलेंट रेडियस हमारी मजबूरी है क्योंकि हम आइसोलेटेड एटम का रेडियस नहीं निकाल पा रहे, इसलिए हमने लिमिट लगाने के लिए उसे बांध दिया। अब हमने बांध दिया तो हम रेडियस तो डबल बॉन्ड का भी हो गई बेटा, ट्रिपल बॉन्ड पे भी हो गई, लेकिन वो सिर्फ कोवेलेंट रेडियस होगा, हमारा एटॉमिक रेडियस में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। एटॉमिक रेडियस में तब कंट्रीब्यूट करेगा जब उसमें डेविएशन स्टडी। हाँ जी, क्लियर हो? टू सेम एटम्स, प्रेफरेंशियली बिटवीन टू सेम। अगर डिफरेंट भी होगा तो हम कहीं ना कहीं से एवरेज ले लें, राइट? अगर हमने जो है सपोज क्लोरीन और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले लिया, राइट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दूसरा ले लिया, राइट, तो एक एवरेज से हम ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन का रेडियस निकालते हैं, तो वहां से हम किसी तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन को मेजर करते हैं कि डेविएशंस की वजह क्या है। अब लेट से मेरे पास ये तीन आ गए, इसकी वैल्यू आ गई x, इसकी वैल्यू आ गई y, इसकी वैल्यू आ गई z। तो जो x है दैट इज द रेडियस ऑफ क्लोरीन प्लस रेडियस ऑफ ऑक्सीजन, ये है मेरे पास रेडियस ऑफ ऑक्सीजन प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ये मेरे पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन। अगर मैं इन तीनों वैल्यूज में से किसी एक को इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। सो आई विल बी एबल टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। और हम नहीं चाहते कि इस लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी ले, तो हम एक एटॉमिक रेडियस, हमारा टारगेट कोवेलेंट रेडियस स्टडी करना नहीं है, एटॉमिक रेडियस स्टडी करना है, उसके लिए ऐसा कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप? अभी मैं वहां तक पहुंचाने में कोवेलेंट पे हूँ, अभी देखते हैं, पहुंचते हैं वहां तक, ठीक है? देखिए आगे, इसी में एक लाइन लिखनी, कोवेलेंट रेडियस, अजय, हाँ जनरल स्टेटमेंट है, ये जो समझाया वही लिख रहा हूँ। कोवेलेंट रेडियस is smaller than atomic radius due to area of overlap, due to area of overlap, right? तो ओवरलैपिंग सरफेस के कारण एक्चुअल एटॉमिक रेडियस से ये छोटा होगा। सेकंड लिखिए, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस किसके लिए था? नॉन मेटल्स के लिए। कोवेलेंट मेटेलिक रेडियस किसके लिए होगा? मेटल्स के, राइट? गतिक पीरियोडिक टेबल में मेटल ज्यादा है या नॉन मेटल ज्यादा है, या दोनों बराबर बराबर है? हाँ जी, मेटल ज्यादा है, आधे इक्वल होते हैं, क्यों? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड, इसके अंदर, ठीक है, सारे नॉन मेटल्स हैं, तो फिर तो नॉन मेटल ज्यादा हो गया, डी ब्लॉक सबसे बड़ा है। आयरन इज नॉन मेटल और मेटल, तो आयरन तो डी ब्लॉक में आता है, आप कह रहे डी ब्लॉक में नॉन मेटल है, राइट? आंसर जो था युगम का अच्छा था, एक्सप्लेनेशन खराब कर गया, right? हमारे पास मेजॉरिटी मेटल्स, क्योंकि पूरा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तीनों ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स हैं। देयर इज नो प्लेस फॉर मेटलॉइड और नॉन मेटल इन ऑल द थ्री ब्लॉक्स। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सिर्फ मेटल से बना है, और पी ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों हैं। तो हमारे पास नॉन मेटल सिर्फ पी ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी हमारे पास मेटलॉइड और मेटल्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए पीरियोडिक टेबल में जो डोमिनेशन है वो मेटल्स की है, राइट? तो नॉन मेटल्स का तो रेडियस हमने स्टडी कर लिया जो कोवेलेंट रेडियस है,
So now there is a need to study metallic. मेटल्स की यूनिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? हाँ जी दीपांशु, मेटल्स की यूनिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? वेरी गुड. फ्लोरीन से ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा? एक्सप्लोसिव है, सिर्फ अंधेरे में रखते हैं, जहां रोशनी दिखी वो किसी को भी उड़ा देगा, राइट? और वो नॉन मेटल है. हाँ जी, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोली. इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो आयोडीन भी है. कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी. और मैंने कब बोला केमिकल बताओ? मैंने करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पूछा, केमिकल नहीं पूछा, राइट? तो अब मेरे पास मेटल्स की 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी और लस्टर. ये 4 प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक तरीके से ही एक्सप्लेन होती है, इसलिए मेटल्स को एक अलग मॉडल से एक्सप्लेन किया जाता है और उसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहा जाता है. सी मतलब समुद्र, SEA स्पेलिंग इसमें. सो इट इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, जिसके जरिए हम मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन और सभी तरह के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन. मेटल की ये 4 प्रॉपर्टी किसी भी और थियोरी से एक्सप्लेन ही नहीं. इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, कुछ भी है मेटल, लेकिन उन प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी है, एटॉमिक रेडियस है, न्यूक्लियर फोर्स है, बहुत सारी चीजें. लेकिन मुझे 4 चीजें समझानी है: मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टेंस और लस्टर. इन 4 के लिए हमारे पास कोई थियरी नहीं है अदर देन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. लिखिए, properties of metals, properties of metals are explained by, properties of metals are explained by electron C model, by electron C model. So metallic radius is also calculated. Metallic radius is also calculated by using this concept. According to it, metals have free mobile electrons. So metals are said to have sea of electrons, where positively charged kernels are embedded. Here, positively charged kernels are embedded. कर्नल के स्पेलिंग बोर्ड से देख लीजिए, फौजी वाले कर्नल मत बनाना. पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स आर एम्बेडेड. तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहता है कि मेटल वो चीज होती है जिसमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का सी है और उसके बीच में कर्नल्स जो हैं वो एम्बेड. इट इज अ टर्म विच अपीयर जैसे थॉमसन मॉडल चल रहा हो, राइट? उसने पर उल्टा कहा था, उसने कहा था सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी. ये कहता है सारे में इलेक्ट्रॉन और कर्नल कहीं हैं जो वहां पर. तो मेटल को एक्सप्लेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल यूज किया जाता है. तो मेटल का जहां भी बात होगी वहां इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगा. इसको अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, बॉन्डिंग में समझाएंगे दोबारा से कि ये मेटल की हार्डनेस कैसे एक्सप्लेन करता है,
ये लस्टर मैलेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करता है। अभी हमारा फोकस रेडियस पर है, तो रेडियस के लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मेटल वो होता है जिसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स है। अब कर्नल्स किसको कहा है इसमें, वो हमें पता होना चाहिए। देखिए वो इससे नहीं समझा रहे हैं। देखिए कर्नल्स हैव पॉजिटिव चार्ज, they are equivalent to ions, they are equivalent to cations, kernel include nucleus, and all electrons, nucleus and all electrons up to penultimate shell, up to penultimate shell, all electrons up to penultimate shell. Outermost electrons, आगे लिखा, outermost electrons are present as, outermost electrons are present as free electrons. तो हमारे पास कैटायन की तरह ही कर्नल होते हैं। सोडियम 1 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल गया। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कौन से इलेक्ट्रॉन बचे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स अप टू पेनल्टीमेट शेल एज वेल एज आयन न्यूक्लियस। तो सोडियम आयन का मतलब है न्यूक्लियस प्लस 2 and 8 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कर्नल की डेफिनेशन भी यही है। लेकिन कर्नल में और कैटायन में क्या फर्क होता है, कैटायन तब बनता है जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एटम गेन कर लेता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट विद इन द मेटल एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन में एनर्जी इन्वॉल्व होती है, तो जब तक वो एनर्जी अवेलेबल नहीं होती तब तक हमारे पास आयन की फॉर्मेशन नहीं, राइट। तो जब भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं तो एक एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। लेकिन जब हम बात करते हैं कर्नल्स की, जब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस की विद इन द मेटल, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5। जब मैंगनीज की बात करते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, आयरन की बात कर रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसपे न्यूक्लियर फोर्स वीक है, वो फ्री स्टेट में चले गए, जो रेस्ट बच गया वो कर्नल है, राइट। So kernel means all electrons up to penultimate shell which are responsible for holding charge of atom. जितने इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब अभी मैंने पूछा मेटल्स के करेक्टरिस्टिक फीचर बताओ, तो सोहेल ने एक वर्ड बोला कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, उनके फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की मॉडल भी यही कह रहा है कि हर मेटल के पास फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में मेटेलिक लैटिस में पड़े होते हैं और वहां पर पॉजिटिवली चार्ज कर्नल प्रेजेंट होता है, राइट। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए जब करंट अप्लाई होता है कॉर्नर पे, ये चार्ज पार्टिकल फ्री स्टेट में है तो रेडिली भाग जाते हैं। किसी भी और एलिमेंट में सेम कंडीशन नहीं है, इसलिए मेटल के अलावा कोई भी दूसरी चीज इतनी स्ट्रॉन्ग कंडक्टर नहीं होती जितने मेटल्स होते हैं।
क्योंकि मेटल्स के पास फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की मॉडल में ये चीज हम, अब हमें जब मेटेलिक रेडियस बोलना है फिर तो वही करना है, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, वही लिखा है, राइट। पर अब लेना किसका है, कर्नल्स का लेना है, वहां पर एटम्स का लेना है। देखिए metallic radius is defined as metallic radius is defined as half of the internuclear distance, half of the internuclear distance of adjacently placed kernels, of adjacently placed kernels, right? तो मेटेलिक रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंटली प्लेस्ड कर्नल्स। तो वो चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, कहीं से भी लिया जा सकता है, वो सेम ही। हमारी ड्राइंग में हो सकता है ये डायमेंशन अलग आ जाए, ये डायमेंशन अलग आ जाए, पर लैटिस में ऐसा नहीं होता, इट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। ये जो मेटल का मैंने रिप्रेजेंटेशन बनाया है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन के पास अगर फोटोन टकराया, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने होल्ड किया था, ये इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आसानी से प्रेजेंट है, इसलिए मेटल्स ही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल शो नहीं करते। तो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है, उन्हें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना। नहीं नहीं, 1 2 3 4 कुछ नहीं, हमने एक लिखा है बेसिकली, मतलब बट एक मेटल लैटिस तो फिक्स हो गया ना, तो कर्नल्स भी फिक्स हो गए ना। हमारे पास एक एटम आइसोलेट तो किया ही नहीं हमने, हमने तो कहा मेटल्स के अंदर वो बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, एक कर्नल के एडजेसेंटली दूसरा कर्नल प्लेस्ड है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस वर्ड ही खत्म हो गया, क्योंकि उन दोनों के कारण लिमिट्स लग गई। तो हमने उन दोनों के डिस्टेंस को मेजर किया और उसका आधा, डेफिनेटली हो तो गई। एटॉमिक रेडियस एग्जैक्ट तो निकलता ही नहीं। मेटलर्स में भी होगा, क्योंकि मेटलर्स में मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका कोवेलेंट भी होता है, मेटालिक भी होता है। मेटल जहां भी बोलोगे वो यही लगेगा, मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब यही लगेगा। हाँ जी, इंट्रा आयनिक समझ नहीं पाया। हाँ, आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करते, ठीक है, ये उसको क्यों एक्सप्लेन करेगा, उस वक्त तो मेटल रहा ही नहीं। जब बॉन्ड बनेगा तब तो मेटल है ही नहीं, तब तो वो आयन बन गया, तो उसके लिए इसकी जरूरत क्या है, ये तो चेंज ही हो गया। आयनिक कंपाउंड किसका, NaCl का ना, तो NaCl में सारी प्रॉपर्टीज हैं जो सोडियम में है, चेंज हो गया। जो चेंज ही हो गया, फिर इलेक्ट्रोसिटी मॉडल की जरूरत ही खत्म हो गई। मैं लैटिस बोला, वर्ड यूज किया। लैटिस इस पूरी शीट को बोलते हैं जो मैंने बनाई है, जो अरेंजमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स है, दैट इज कॉल्ड लैटिस। अच्छा, कर्नल समझ में आ गया सुशोभित? एक मिनट है, सुशोभित समझा दे। सुशोभित कर्नल का मतलब है संतरे का छिलका उतार दे, जो बच गया वो कर्नल है, और छिलका इलेक्ट्रॉन, राइट। छिलका क्या होता है, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फ्री घूम रहा है,
जो बाकी बच गया संतरा वो कर्नल है, राइट? हाँ जी बोलो। हाँ जी, नहीं कर्नल जो है वो कैटायन की तरह एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस प्लस ऑल इलेक्ट्रॉन्स अप टू पेनल्टीमेट। न्यूक्लियस तो फ्री स्टेट में आ ही नहीं सकता ना, राइट? लिखिए आगे, समझ आ गया? देखिए वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, हाँ जी थर्ड रेडियस वंडरवॉल रेडियस, हर्षिता वंडरवॉल रेडियस की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पढ़ना है हमें? मेटलेट्स के लिए तो कोवलेंट और मेटेलिक दोनों लेके एवरेज कर देंगे, क्योंकि मेटल भी है नॉन मेटल भी है। सोच तो सही, तुक्के मारे। हाँ हाँ हाँ। अनन्या पंडित, ओके ओके ठीक है। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के लिए ना तो कोवलेंट बॉन्ड आना है ना मेटेलिक बॉन्ड आना है, वो आपस में बॉन्ड बना नहीं सकती, कहीं सिंगल बॉन्ड आना नहीं है, राइट? और मेटल तो वो है ही नहीं, तो ना मेटेलिक रेडियस निकाल सकता हूँ ना कोवलेंट रेडियस, राइट? हाँ जी, जीनोन कंपाउंड्स बनाता है, अपने आप से बॉन्ड नहीं बनाता, राइट? देखिए आप ठीक कह रही थी, मैं मना तो कर रहा हूँ, मगर उसकी नीड क्या थी, उसमें पहली बेस जो है वो नोबल गैस थी। आज कुछ पूछना है? देखिए वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन, वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन any two substances so van der Waal radius can be calculated, van der Waal radius can be calculated for all types of elements, that is metals as well as non-metals, metals as well as non-metals, but they are significant, but they are significant for noble gases, right? बेटा वंडरवॉल फोर्सेस हर दो सब्सटेंसेस के बीच में है, कोई ऐसा सब्सटेंस दुनिया में है ही नहीं जिसमें वंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट ना करे। ये हो सकता है कि ये फोर्स वीकर हो और कोई दूसरी फोर्स इससे स्ट्रॉन्गर हो, जिसकी वजह से उसे दूसरी फोर्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब भी दो सब्सटेंसेस के बीच में कोई अफिनिटीज डेवलप होंगी, उनको वंडरवॉल फोर्सेस का नाम। वंडरवॉल फोर्सेस डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारी जगह देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लोथिंग होती हैं जिसमें एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर हल्की सी अटैचमेंट शो करती है, और उसे झाड़ते हैं वो खुल जाती है, लेकिन वो हल्की सी अटैचमेंट शो करती है, तो उसके सरफेस पे जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। जनरली ये सरफेसेस या तो कॉटन क्लोथ में होते हैं या उसमें होते हैं जिसके ऊपर कुछ प्लास्टिक पेंट या कोई फैब्रिक पेंट या किसी अलग तरह का पेंट हो, जिसके कारण उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप। वंडरवॉल फोर्सेस आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं किसी भी ऐसी बुक शेल्फ में जिसको आपने साल भर से छेड़ा ना हो,
जब उसको निकालेंगे तो उसके जो टॉप कवर्स होंगे वो हल्के से चिपके हुए, राइट। अब कई सालों बाद निकाले हैं तो निकालते फट भी सकते हैं, क्योंकि तब तक आपने वंडरवॉल फोर्सेस को मौका दे दिया अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने। So van der Waal forces prevalent between any two surfaces. इसलिए van der Waal रेडियस हर एलिमेंट के लिए वैलिड है, राइट। जैसा जबरीत ने कहा कि हमें एवरेज लेना था तो इसकी नीड थी, राइट। नोबल गैसेस के लिए मस्ट है, लेकिन बाकियों के लिए इसके जरिए हम एवरेज क्रिएट करेंगे। कोवेलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस से छोटा होता है, मेटालिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से छोटा, एटॉमिक रेडियस से छोटा होता है। अब मुझे एटॉमिक रेडियस चाहिए तो मैं एक बड़ा रेडियस उसके साथ मिक्स करके एवरेज, van der Waal रेडियस एटॉमिक रेडियस से बड़ा होता है। तो जब कोवेलेंट और van der Waal की एवरेज लेंगे तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो एटॉमिक रेडियस के लगभग आसपास है, राइट। देखिए, it is defined as van der Waal radius is defined as half of the internuclear distance, half of the internuclear distance between adjacently placed molecules adjacently placed molecules at closest possible distance, at closest possible distance. Van der Waal radius is always greater than atomic radius. तो हमारे पास van der Waal रेडियस जो है वो हमेशा एटॉमिक रेडियस से बड़ा होगा, क्योंकि खाली स्पेस को बीच में हम क्लोजेस्ट पॉसिबल पोजीशन तक मॉलिक्यूल्स को लेकर जाएंगे और उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे, दैट इज डिफाइंड एज van der Waal। तो हमारे पास जब कोवेलेंट रेडियस था तो ये एरिया ऑफ ओवरलैप उसे छोटा कर रहा था, जब van der Waal रेडियस है तो ये फ्री स्पेस उसे बड़ा कर। एज अ रिजल्ट जब दोनों की एवरेज लेंगे तो हम एज्यूम करते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्लोज टू परफेक्शन आ जाएगा। तो कोवेलेंट रेडियस और van der Waal रेडियस की एवरेज को एक एलिमेंट का रेडियस कहते हैं, मेटालिक रेडियस और van der Waal रेडियस की एवरेज को एक एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस इज कैलकुलेटेड एज एवरेज ऑफ टू और मोर। अगर एक एलिमेंट के तीनों रेडियस जाने जाते हैं तो उनका सीक्वेंस होगा van der Waal इज मोर देन मेटालिक इज मोर देन, राइट। तो van der Waal रेडियस सबसे बड़ा है, मेटालिक रेडियस उससे छोटा है, कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा है। तो मेटल्स के लिए एवरेज लिया जाता है मेटल और van der Waal का, नॉन मेटल्स के लिए लिया जाता है कोवेलेंट और van der Waal का। तो जब आप एटॉमिक रेडियस लिखते हैं इट इज बेसिकली एवरेज ऑफ अदर रेडियाई नोन फॉर दैट, राइट। मेटलॉइड के केस में तीनों ही जाने जाते हैं तो उनके केस में तीनों की एवरेज लेंगे, दैट विल बी एटॉमिक, राइट। नोट, उसको फिर आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, एटॉमिक नहीं ना बोलेंगे। ये मेटालिक रेडियस है, आयनिक रेडियस नहीं। आयनिक रेडियस इज समथिंग डिफरेंट। आयनिक रेडियस में इलेक्ट्रॉन निकल गया है, उसके पास अवेलेबल नहीं है।
तो उसका जो रेडियस होता है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर कैटायन एग्जैक्टली कर्नल जैसा हो तो कर्नल एक अलग टर्म डेवलप करने की नीड क्या, राइट? तो कैटायनिक रेडियस नहीं बोल रहा हूँ, आयनिक रेडियस नहीं बोल रहा हूँ, मेटालिक रेडियस बोल रहा हूँ। मेटालिक रेडियस इज फ्रॉम मेटालिक लैटिस, नॉट फ्रॉम द आयनिक, राइट? आइडिया नहीं। हाँ जी। हाँ? नहीं पर वंडरवॉल बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना। हम कह रहे हैं कि हम अप्रोक्सीमेशन टूल ही है ना। हाँ जी। कर्नल बचे हुए हैं ना, क्योंकि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कर्नल टुगेदर हैं। एटम आइसोलेट नहीं है, कर्नल आइसोलेट नहीं है, राइट? आइसोलेट करोगे तो उसका भी फिक्स नहीं होगा, डेफिनेटली फिक्स नहीं होगा। एटॉमिक रेडियस से छोटा होता है। मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस से छोटे होते हैं और वंडरवॉल रेडियस बड़ा होता है। दीपांशु, आपके क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आपने नहीं बताया कैटायनिक रेडियस बोल रहे हो या एनायनिक रेडियस। मुझे क्या पता कौन सा होता है। आपने आयनिक रेडियस बोला, नो आइडिया कैटायन है या एनायन है, मैं आंसर कैसे दूं, राइट? हाँ जी, क्लियर हो गया। तो यहाँ से इस आर्टिकल से जो चीज हमने कैरी करनी है वो क्या है? एटॉमिक रेडियस फॉर एन आइसोलेटेड एटम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड because it is impossible to calculate the position or distance of outermost electron. It is calculated by using average from covalent radius, metallic radius, and van der Waals. Covalent and van der Waals are selected for non-metals. Metallic and van der Waals are selected for metals. मेटलॉइड में इन जनरल तीनों होते हैं तो हम तीनों की एवरेज ले लेते हैं, बट बहुत सारे मेटलॉइड में डोमिनेशन होती है या नॉन मेटेलिक करेक्टर की या मेटेलिक करेक्टर की, तो उसके हिसाब से उसको लिया जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम तीनों ले रहे हैं। जैसे बोरॉन की बात करें, बोरॉन इज अ मेटलॉइड बट इट इज डोमिनेटेड बाय नॉन मेटेलिक करेक्टर। इट डज नॉट शो मेटेलिक करेक्टर ऑफ लास्टर, इट डज नॉट शो मेटेलिक करेक्टर ऑफ मेल्यूबिलिटी, राइट? इसलिए वहां पर हम सिर्फ वंडरवॉल और कोवेलेंट ही ले पाएंगे, मेटेलिक रेडियस नहीं ले पाएंगे। जर्मेनियम के केस में मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज लेस सिग्निफिकेंट है। तो उस केस में हमारे पास जो रेडियस होगा वो मेटेलिक और वंडरवॉल का एवरेज होगा। अच्छा, क्लोजेस्ट पॉसिबल ले जाना है ना, सबसे नजदीक कितना ला सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप सेम ही स्पीशीज के मॉलिक्यूल ले रहे हैं, वो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लोजेस्ट पॉसिबल में इनको हम कभी टच नहीं करवा सकते। रीजन बीइंग, इसके भी आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन और रिपेल कर जाएंगे। तो एक सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं ले जा सकते। हाँ जी। हाँ जी, इसको वंडरवॉल लिखना पड़ेगा खाली, कुछ और कर ही नहीं सकते, मजबूरी है। वंडरवॉल रेडियस ही कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ मेटल है ऐसा, लिथियम, तो तीनों ही बना जाता है मेटल है, राइट? उसके पास कैपेसिटी है कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाने। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में काउंट होते हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में वंडरवॉल फोर्सेज आएंगे। देखिए, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, नहीं आउटर शेल में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, रिपल्शन होगी, बॉन्डिंग में बड़ा होगा। बॉन्ड बना रहे हो ना आप, मैं बॉन्ड कैसे बनाऊं भी? ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस,
अगला टॉपिक है, अब हमारा पर्पस ट्रेंड ही पढ़ना था, एटॉमिक रेडियस हम स्टोरी के लिए पढ़ रहे थे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है? ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस होना है, एटॉमिक रेडियस को समझे बिना ट्रेंड कैसे समझे, इसलिए एटॉमिक रेडियस को हमें डिफाइन करना पड़ा। हाँ जी, अलॉन्ग द पीरियड डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस में क्या होता है? क्या हो रहा है? टाइम जानना तो उधर से देख ले, टाइम देखना था तो इसके बुलाने की जरूरत क्या थी? टाइम करना है क्या तुम्हें? टाइम करना है क्या जान के? हैं? मेरे से पूछ लेती, मैं ऐसे कर देता। और क्लास में टाइम मत पूछा करो, कहीं मैं ज्यादा थोड़ा पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा लिमिटेड से पढ़ा के भेजता हूँ तुम्हें। भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने क्लास में बोला कि नहीं आज वही सब 8 बजे खत्म करेंगे। तो जो टाइम तुम्हें दिया उतने बजे खत्म करता हूँ मैं तो। हैं? हैं? वो तो तुम लिख रहे थे, लेट हो गए थे ना, मैंने थोड़ा लेट छोड़ा था, तुमने लिखने में टाइम लगाया था। चलो लिखो, और ठहर जो पहले लेट है। हाँ जी बोलो। क्यों? ओके, आज आप कह रहे थे? डाउन द ग्रुप रेडियस छोटा होता है और अलॉन्ग द पीरियड बड़ा हो जाता है, ऐसा बोला आपने? दोनों तरफ बढ़ता है। हाँ जी, चलिए ठीक है, देखिए। हाँ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम ही वंडरवॉल फोर्सेस है, इस वक्त तो डेवलप ही वही होंगी। है, क्लियर हो गया? वंडरवॉल फोर्सेस बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, और स्टेट्स ऑफ मैटर आधा चैप्टर वंडरवॉल के ऊपर ही है। तो वंडरवॉल के स्पेलिंग ठीक कर लो यार, एक दो की नोटबुक में दीवार बना रखी है तुमने। मैं जब घूम रहा था, पता नहीं कैसे करते हो काम, नाराज हो जाएगा वंडरवॉल, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर खराब हो जाएगा। राइट, देखिए, एटॉमिक रेडियस, atomic radius depends upon effective nuclear charge, effective nuclear charge and screening constant, and screening constant, screening constant. Screening is defined as, screening is defined as obstruction in nuclear force of attraction, obstruction in nuclear force of attraction for outer electrons, for outer electrons by inner electrons, by inner electrons. It can also be explained, it can also be explained by interelectronic repulsions, by interelectronic repulsions. थोड़ा नोट कीजिए हमारा।
एटॉमिक नंबर जो है वो Z है. Z इफेक्टिव है इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन. हमने कहा जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक शील्ड का, एक दीवार का काम करते हैं. तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, राइट. अगर मैं यहीं पर खड़ा रहता हूं और शिफ्ट नहीं देखता नहीं हूं दूर तक, अगर मैंने सभी बेंच की जो हाइट है एक बराबर रखी होती, तो लास्ट वाली सीट पे जो बच्चा बैठा उसका रजिस्टर मुझे नहीं दिखता. मैंने थोड़ी वेरिएशन रखी है तो लास्ट वाली सीट थोड़ी सी हायर है ताकि मैं रजिस्टर को देख सकूं, राइट. तो हमने इसको एक स्फीयर वाइज बनाया है ताकि शील्डिंग जो है वो बच जाए. अगर ऐसा हो कि हम उसे ना देख पाए तो क्या होगा? केमिस्ट्री की क्लास में फिजिक्स और मैथ का होमवर्क हो रहा है. स्कूल में बहुत तो ऐसे होता है ना. जिस दिन जिस दिन जिस दिन भूख लग रही हो, फर्स्ट सीट से हम लास्ट सीट पे शिफ्ट हो जाते हैं, राइट. नीचे टिफिन होता है, बाइट मुंह में होती है, चेहरे पे बड़ी सी स्माइल होती है, टॉसिंग हेड्स होते हैं कि टीचर जो कह रहा है सब समझ आ रहा है, पर एक्चुअली वो स्माइल जो होती है बाइट के टेस्ट की होती है. टीचर को गलत फहमी हो जाती है कि वो जो समझा रहा है वो इस बच्चे को सब समझ आ रहा है ना. तो दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग. अब स्क्रीनिंग और शील्डिंग को बचने के लिए कि हम बोर्ड को फोकस कर पाए, अगर हमने बिल्कुल सेम हाइट भी रखी होती तो क्या करते, लास्ट वाले स्टूडेंट ना बीच बीच में आगे पीछे हो जाते. हम क्या करते हैं, आगे वाले को हाथ मारते हैं थोड़ा साइड हो जा, बिकॉज वी डोंट वांट शील्डिंग. अगर हम एग्जैक्ट पीछे बैठे हैं तो शील्डिंग होगी ही होगी. फिर हम जीरो काटा गेम खेलें, हम कार्टून बनाएं, हम हॉलीवुड बॉलीवुड खेलें, चाहे कोई हम करें, राइट, इट इज गोइंग टू हैपन, राइट. तो हमारे पास शील्डिंग मीन्स अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर फोर्स से प्रोटेक्ट कर रहा है. अब शील्डिंग डिपेंड किस पे करती है? नोडल प्लेन पे. इसीलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में नोडल प्लेन पर मेरा फोकस था कि आप सब नोडल प्लेन को करेक्टली अंडरस्टैंड करें. नोडल प्लेन वो स्पेस है जो न्यूक्लियस से होकर गुजरता है और वो sp-df की शेप को डिसाइड करता है. वो बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के सामने आएगा या नहीं आएगा. नोडल प्लेन का मतलब होता है एक शेल में एक ऑर्बिटल जो प्रेजेंट है उसकी न्यूक्लियस के नजदीक जाने की कितनी एबिलिटी. अगर किसी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन है, इसका मतलब उस पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगी, वो न्यूक्लियस के सामने कम आएगा, क्योंकि उसमें स्पेसेस होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नियरली जीरो होगी, राइट. हमने कहा कि जो एस ऑर्बिटल है वो फर्स्ट शेल से शुरू होती है और उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता. तो ध्यान दीजिएगा मेरे हाथ पर. तो मेरे पास मैंने ये एक ऑर्बिटल की तरह एक पिक्चर ले ली और आंखों के सामने रख रहा हूँ, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, राइट. सो दिस इज द वे आई एम प्लेसिंग. ये एस ऑर्बिटल फर्स्ट शेल की है, ये एस ऑर्बिटल सेकंड शेल की है. सेकंड शेल में क्या आएगी? पी ऑर्बिटल. तो मैंने इसमें एक नोडल प्लेन क्रिएट कर दिया. नाउ आई कैन सी डेफिनेटली डी ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन है, आई कैन सी मोर इफेक्टिवली. एंड एफ ऑर्बिटल में तीन नोडल प्लेन है. नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम ये है भी या नहीं है, कोई फर्क नहीं है. आई कैन. तो हमारे पास नोडल प्लेन न्यूक्लियस के सामने इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देते, क्योंकि नोडल प्लेन वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो नोडल प्लेन जितने ज्यादा होंगे वो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं. तो जो ये स्पेस है वो सारा क्या है? नोडल प्लेन. ये जो स्पेस है वो क्या है? नोडल प्लेन है. तो जो स्टूडेंट वहां बैठा है वो बोर्ड को यहाँ क्लियरली देख पा रहा है ड्यू टू दिस बिगर नोडल. जो स्टूडेंट यहाँ पीछे बैठा है वो अपनी ओरिएंटेशन ऐसे करता है कि आगे वाला स्टूडेंट थोड़ा इधर हो जाए, वो पीछे हो जाए, ताकि वो ऐसे देख पाए, क्योंकि नोडल प्लेन छोटा है. ये दोनों आराम से देख पाते हैं क्योंकि इनके बीच के नोडल प्लेन बड़े. तो जितने ज्यादा नोडल प्लेन्स होंगे उतना ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सामने नहीं आएगी और पीछे वाले को स्क्रीन नहीं कर पाएगी. तो स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है? एस की. सबसे पुअर किसकी होती है? एफ की. स्क्रीनिंग पार इनर ऑर्बिटल की होती है,
जो आउटर ऑर्बिटल को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट। क्लियर है? देखिए, स्क्रीनिंग एबिलिटी ऑफ एनी ऑर्बिटल, स्क्रीनिंग एबिलिटी ऑफ एनी ऑर्बिटल is inversely proportional to number of nodal planes, number of nodal planes। तो स्क्रीनिंग बेटा सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल करती है और सबसे कम एफ ऑर्बिटल करती है। तो स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल करेगी, तो जिन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एस ज्यादा होंगे वहां स्क्रीनिंग ज्यादा हो जाएगी, जिसके बीच में एफ होगा वहां स्क्रीनिंग कम हो जाएगी। स्क्रीनिंग हम अंदर वाली ऑर्बिटल की चेक करते हैं। स्क्रीन इज अ कर्टेन, कर्टेन थिक है अगर एस ब्लॉक है, कर्टेन थिन है अगर एफ ब्लॉक है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी पूरी तरह स्फीयर को कवर नहीं कर पा रही। न्यूक्लियस क्या है? स्फीयर है। स्फीयर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ एक जैसी होती है। तो जब आपने उस स्फीयर के सामने एक ऐसा कर्टेन लिया जिसमें 3 नोडल प्लेन थे, मतलब वो कर्टेन में पार्टीशन थे। तो एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस कैन इजीली होल्ड इलेक्ट्रॉन जो भी उस कर्टेन के पीछे। लेकिन जब आपने एस ऑर्बिटल से उसे कवर किया तो कोई भी नोडल प्लेन नहीं था, तो एस ऑर्बिटल भी स्फेरिकल थी, न्यूक्लियस भी स्फेरिकल था। तो एक तरह से आपने न्यूक्लियस को पूरा कवर कर दिया, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर की तरफ कम जाएगी। राइट? क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट वी से अबाउट स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग को अंडरस्टैंड करना है तो आप एक मैग्नेट लीजिए, एक नेल को लीजिए और पेजेस 2-3 लेकर एक मैग्नेट नीचे और नेल पीस ऊपर। ऐसा किया तो सभी ने होगा ना, नीचे पेज में घुमाया, ज्यादा पेजेस आगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। लेकिन स्क्रीनिंग के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे। स्क्रीनिंग के लिए उस पेज में आप उसे बीच से फाड़ दीजिए। अगर वो पेज जो है वो बीच से आधा हुआ है तो एक नोडल प्लेन है, 2 पार्टीशन डाल दिए तो 2 नोडल प्लेन है, 3 पार्टीशन डाल दिए तो 3 नोडल प्लेन है। अब उन सभी पार्टीशन के सेंटर के नीचे मैग्नेट रख दीजिए और ऊपर की तरफ आयरन ऑब्जेक्ट रख दीजिए। तो पेपर जितनी ज्यादा बार कटेगा, इसका मतलब मैग्नेट के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। एज अ रिजल्ट वो आयरन को स्ट्रांगली खींच लेगा। तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो क्या है? आयरन नेल। और जो न्यूक्लियस है वो क्या है? मैग्नेट। और पेज में जो आप कट डाल रहे हो वो क्या है? नोडल प्लेन। सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इफेक्टिवली दैट मैग्नेट कैन होल्ड। क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट वी कॉल अबाउट स्क्रीनिंग। तो जो एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन है उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन स्क्रीनिंग फ्रॉम इनर ऑर्बिटल। देखिए, ट्रेंड आपने हेडिंग डाला था तो ट्रेंड में ही फर्स्ट सब हेडिंग है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, atomic radius increases, atomic radius increases due to increase in inner shell electrons, shell electrons। So screening factor increases by higher value। So screening factor increases by higher value। right? हमने कहा डाउन द ग्रुप हम स्टडी कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप का मतलब है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। मुझे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे स्टडी करना है। यहाँ पर अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ 36 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास Z इफेक्टिव का फॉर्मूला कहता है
इट डिपेंड्स अपॉन जेड एंड सिग्मा. डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो जेड इंक्रीज हो रहा है. डाउन द ग्रुप इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो सिग्मा इंक्रीज हो रहा है. बट सिग्मा इंक्रीजेज बाय हायर वैल्यू इन कंपैरिजन टू इंक्रीज इन जेड. तो जेड माइनस सिग्मा का जो गैप है वो जो है वो छोटा हो जाता है. एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है. तो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है और रेडियस बड़ा हो जाता है. रिपीट कर रहा हूँ. डाउन द ग्रुप जाते हुए एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जेड वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है. डाउन द ग्रुप जाते हुए इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो स्क्रीनिंग वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. बट जेड का जो इंक्रीज फैक्टर है वो कंपैरेटिवली स्मॉल है क्योंकि वो उसी स्पेस में आ रहा है. लेकिन जो सिग्मा है वो अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता गया और इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग ज्यादा हो गई तो सिग्मा इंक्रीजेस बाय हायर वैल्यू. तो जो डिफरेंस होगा जेड और सिग्मा का वो स्मॉल हो जाएगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज छोटा होने से रेडियस बड़ा हो जाएगा. तो सबसे छोटा रेडियस किसका होगा? लिथियम का. सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा? सीरियम. लिथियम इज स्मॉलर देन सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड. मैं अल्कली मेटल की बात नहीं कर रहा था, जो मैंने लिखे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ. तो मैंने फ्रेंशियम नहीं लिखा है. राइट. तो हमारे पास जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं इसलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है. रेडियस सबसे बड़ा होगा. नेक्स्ट लिखिए. along the period along the period. बेटा along the period का मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. बेटा along the period जब क्वेश्चन आता है कोई भी तो कोई भी बच्चा जल्दबाजी में फोटो की अगर खींच के है. अच्छा. तो हमारे पास जब लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है डाउन अलोंग द पीरियड तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट नहीं भी लिखा हो तो ये हमने एज्यूम करना है. लेकिन अगर अलोंग द पीरियड लिखा है और साथ में कुछ लिखा है तो उसे ध्यान से पढ़ना. बीएचयू का एंट्रेंस एक ऐसा एंट्रेंस है जो अलोंग द पीरियड में क्वेश्चन में ही राइट टू लेफ्ट डाल देता है. राइट. अब बच्चे जो है दिमाग से चले हुए हैं सोच के कि अलोंग द पीरियड का मतलब ही लेफ्ट टू राइट होता है, वो आगे पढ़ते ही नहीं. ट्रेंड ऑफ एनीथिंग अलोंग द पीरियड. सो वी डोंट रीड कि लेफ्ट टू राइट लिखा है या राइट टू लेफ्ट लिखा है. तो ऑब्वियसली अगर राइट टू लेफ्ट लिखा होगा तो जो ट्रेंड हम लिखेंगे उसे उल्टा हो जाएगा. लिखे. मेडिकल एंट्रेंस है. राइट. अभी तो बीएचयू आईआईटी बन गया ना, आईआईटी बीएचयू है लेकिन वो आईआईटी के अंडर आता है. लेकिन उसमें मेडिकल का भी एक अच्छा एंट्रेंस है. जाते बहुत ही कम बच्चे हैं जिनको रिसर्च का शौक होता है वही जाते हैं क्योंकि उसका जो सेकंड लेवल है वो आईआईटी के बराबर का है. जेई एडवांस और हाईएस्ट नंबर ऑफ नेगेटिव मार्किंग है पूरे इंडिया में. 50% नेगेटिव.
BHU का सेकंड लेवल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब मोदी जी ने बहुत स्मार्ट बना दिया यार, कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी, ठीक है, लिखो है। लिखिए आगे। On moving from left to right, on moving from left to right, atomic radius decreases. Atomic radius decreases as successive electrons are added. As successive electrons are added in the same shell, as successive electrons are added in the same shell, so increase in screening, is much smaller than increase in atomic number. तो बेटा एटॉमिक नंबर पीरियड के अलोंग भी बढ़ता है, एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप भी बढ़ता है। तो अगर हम कहें कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो वो दोनों में ही बढ़ती है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट है चाहे वो राइट टॉप टू बॉटम है। लेकिन हमारे पास जब हम पीरियड के अलोंग जाते हैं तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं। तो सेम शेल में ऐड होंगे तो इसका मतलब वो एक दूसरे को स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। सेम शेल में ऐड होने का मतलब स्टूडेंट बाहर से आया और वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर लेवल पर बैठे, राइट। अगर हम एटम की बात करें तो एटम एक तरह का कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, जिसके अंदर जो चेयर्स लगी है वो सर्कल में लगी, सेंटर में प्रेजेंटेशन वाला खड़ा है और जो साइड में है वो सारे में चेयर्स लगी। तो अगर सारे के सारे लोग फर्स्ट रो में बैठे हैं तो सबका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से बराबर है, तो एज अ रिजल्ट स्क्रीनिंग फैक्टर पुअर होगा। ह्यूमन फैक्टर में तो प्रॉब्लम आती है, गर्दन 360 डिग्री घूम नहीं सकती, पर न्यूक्लियस को तो प्रॉब्लम है नहीं, न्यूक्लियस तो स्फीयर है, तो उसकी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ बराबर है। तो इधर बैठे इलेक्ट्रॉन चाहे इधर बैठे, इधर बैठे इधर बैठे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं तो उनका स्क्रीनिंग जो है, क्यों घुमा रहा है, किसी की नहीं घूमती, सबको पता है। अनन्या घुमा के देख रहा है कि 360 मेरी तो घूमती थी कल तक, राइट। तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हुए, लेकिन जब अगली बार इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जब डाउन द ग्रुप हो रहा है तो पीछे हो रहा है। क्लास में भी अगर 5 स्टूडेंट आते हैं और वो ऐसे बैठते हैं तो स्क्रीनिंग जो है वो कम है, लेकिन वो 5 स्टूडेंट ऐसे बैठते हैं तो स्क्रीनिंग ज्यादा होगी, राइट। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस बाय हायर वैल्यू in comparison to increase in because electrons are added in the same shell. पिछले में आप जब एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप बढ़ा रहे हैं तो अंदर शेल के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जा रहे हैं, एक में फर्स्ट शेल, एक में 2 शेल्स, एक में 3 है, एक में 4। लेकिन यहाँ पर शेल नंबर सेम है, सिर्फ उसी में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती है और रेडियस छोटा हो जाता है अलॉन्ग द पीरियड। नहीं, वैसे नहीं लिखा, जगह नहीं दी।